हमारे नाखून सिर्फ बाहर की सौंदर्यता को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर की सेहत को भी निर्देश करते हैं। क्या आपके नाखून में ऐसे कोई चेंजेस आ सकते हैं जो आपको थायराइड की बीमारी है उसका इंडिकेट करें? या तो फिर हम ऐसा कह लें कि थायराइड के मरीजों के नाखून में क्या क्या परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम जानते हैं उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। देखिए, हमारी चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप ऑडियंस लेडीज़ की है और लेडीज़ को नाखून से बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव होता है। बहुत ज़्यादा मैनिक्योर कराते रहते हैं, नाखूनों पे नेल पेंट लगाते रहते हैं। लेकिन अगर उस वक्त पे नाखून खुद ही हेल्थ में वीक और कमज़ोर हो तो ये सब चीज़ें फीकी पड़ सकती है। और इसीलिए बहुत सारे वीडियोज़ में लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि थायराइड की वजह से हमारे नाखून बिगड़ते जा रहे हैं। क्या नाखून में ऐसे चेंजेस आ सकते हैं? इसके ऊपर कुछ बताइए। तो इसी के लिए आज हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो थायराइड की जो समस्या है ना, वो बहुत बड़ी कॉमन सी एंडोक्राइन हार्मोन की बीमारी बन चुकी है आज के इस दौर में। और हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस हाइपरथायरॉयडिज्म के संख्या कुछ ज़्यादा ही है। तो हम नाखून में आने वाले चेंजेस दोनों कंडीशन में वन बाय वन बात करते रहेंगे। तो जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी यहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से कम कार्य कर रही है, और क्योंकि ये कम कार्य कर रही है आपके शरीर में T3 और T4 दोनों हार्मोन की मात्राएं कम हो जाएगी। अब ये T3 और T4 वाले जो हार्मोन जो है ना, ये आपकी नाखून की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके कमी के वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाखून के ग्रोथ यानी विकास के ऊपर। हम सब चाहते हैं कि हमारे नाखून तेज़ी से बढ़े, है ना। लेकिन हम नॉर्मल सिचुएशन की जब बात करेंगे तो नॉर्मल सिनारियो में नाखून का बढ़ना 3.5 mm एक महीने में होता है, या तो हम ये कह सकते हैं दिन में 1/10 मिलीमीटर तक नाखून बढ़ता है। लेकिन जब भी किसी मरीज को हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या आती है तो उस वक्त पे नाखून का विकास और ग्रोथ बहुत कम और स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज T3 हार्मोन और T4 हार्मोन की मात्रा कम होने की वजह से नेल का विकास कम हो जाता है। और उसी प्रकार अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या है, जहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रही है और ऐसी सिचुएशन में T3 और T4 हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे मरीजों के नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ते भी है। जी हाँ, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म में नाखून स्लो डेवलप होंगे, स्लो विकास होगा, और हाइपरथायरॉयड की सिचुएशन में नाखून का विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी हो सकता है। अब बात करते हैं नाखून के ड्राइनेस के ऊपर। तो ज़्यादा करके जिन मरीजों को हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होती है उनके नाखून काफ़ी सूखे यानी ड्राई होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, थायराइड की जो ग्रंथि के जो हार्मोन्स जो होते हैं ना, ये हमारे शरीर की जो स्वेट ग्लैंड्स जो होती है जिसमें से पसीना आता है, उसकी ग्लैंड के फंक्शन पे भी कार्य करती है। और हाइपोथायरॉयडिज्म वाले मरीजों की जो स्वेट ग्लैंड जो होती है वो ज़रूरत से कम कार्य करती है और उसके वजह से उनको पसीना भी कम आता है, और उसके वजह से कम पसीने के वजह से नाखून में मॉइस्चर भी कम हो जाता है, और इसके वजह से जो नाखून जो होते हैं वो सूखे होते हैं। और सिर्फ सूखे ही नहीं बल्कि ये नाखून जो होते हैं बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल यानी कि आसानी से टूट जाते, थोड़ा सा भी प्रेशर लगाया तो नाखून टूटने लग जाते। और कभी कभार महिलाएं सादा कार्य कर रही है, घर का कुछ काम वगैरह कर रही है, तो उस वक्त भी नाखून टूटने लग जाते। तो नाखून का टूटना जो होता है वो भी ज़्यादा करके हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्याओं में होता है। इनफैक्ट तकरीबन 22% लोगों को जिनको ऑटो इम्यून थायराइड प्रॉब्लम रहा है उनको नाखून के ब्रिटलनेस की समस्या रही है, और जिन लोगों को ऑटोइम्यून वाली बीमारी नहीं थी, तकरीबन 9.5% लोगों को ये ब्रिटल नेल यानी आसानी से टूटने वाले नाखून भी पाए गए हैं। अब क्यों नाखून बार बार टूटते हैं? इसके पीछे बहुत सारी वजह है।
सबसे पहले जब थायराइड की समस्या होती है तो आपके शरीर में प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है, और हमारे नाखून जो बनते हैं वो बनते हैं खास करके केराटिन वाले प्रोटीन से। और इसी के वजह से केराटिन प्रोटीन का कंटेंट जो होता है नाखून के अंदर कम ज़्यादा होने शुरू हो जाता है, और इसी के वजह से नाखून जो होते हैं बहुत आसानी से टूट जाते हैं, खुद में उतनी उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती। साथ ही साथ क्या होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म वाले मरीजों के जो खून की जो वेसल्स जो होती है, रक्त प्रवाहिका जिसको हम कहते हैं, वो काफ़ी सिकुड़ी हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, और कंस्ट्रक्शन के वजह से उसमें ब्लड का प्रवाह, ब्लड फ्लो भी बराबर से नहीं होता, और जो ब्लड फ्लो अगर नहीं हो रहा है बराबर से तो नाखून बराबर से तेज़ी से ग्रो नहीं हो पाते, उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ और ताकत नहीं रहती, और इसी के वजह से ब्रिटल नेल काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। देखिए, ज़्यादा करके ड्राई और ब्रिटल नेल हाइपोथायरॉयडिज्म में ज़्यादा होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की संख्या से। ठीक है, अब और एक समस्या आती है जिसका नाम है कोइलोनिकिया। जी हाँ, ये थोड़ा मेडिकल वर्ड है। क्या होता है कोइलोनिकिया में? इस कंडीशन में आपके जो नाखून जो होते हैं ना, उसका आकार चम्मच जैसा हो जाता है। जी हाँ, अगर चम्मच को आप उल्टे से देखेंगे तो उसका जो शेप होता है, कॉन्वेक्स शेप जिसको हम कहते हैं, वैसा शेप बन जाता है नाखून का। कोइलोनिकिया वाली कंडीशन हाइपरथायरॉयडिज्म में थोड़ी ज़्यादा कॉमन है। और इस समस्या में क्या होता है, देखिए, अगर साधारण केसेस में अगर हेल्दी हम नाखून की बात करें तो उसके ऊपर अगर आप पानी की एक बूंद रख दीजिए तो वो पानी जो है वो वहाँ पे ठहर के रहेगा। लेकिन जिन भी मरीजों को कोइलोनिकिया यानी स्पून वाले जो नाखून है, अगर ऐसे नाखून है तो पानी की जो बूंद है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाएगी। यानी ये टेस्ट आप खुद ही घर पे भी कर सकते हैं ये जानने के लिए कि क्या आपको कोइलोनिकिया है या आपके नाखून नॉर्मल और हेल्दी है। देखिए, कोइलोनिकिया खुद एक ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ थायराइड के मरीजों को ही हो। कोइलोनिकिया होने के पीछे और भी बहुत सारी हेल्थ कंडीशन होती है। आयरन डेफिशिएंसी, अगर आपको खून में लोह की कमी है तो भी कोइलोनिकिया बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ थायराइड के मरीजों के खून में भी आयरन और फेरिटिन की कमी पाई जाती है, तो इस कंडीशन के वजह से भी उनको कोइलोनिकिया होने के रिस्क थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में जो न्यूट्रिशन आप खा रहे हैं वो बराबर से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, आपको माल एब्जॉर्प्शन है, या तो आपको शरीर में और कोई विटामिन्स की, न्यूट्रिशन की कमी है, तो भी काफ़ी कॉमन है कोइलोनिकिया। उसके साथ साथ डायबिटीज़ के मरीज़, हाइपरथायरॉयड के मरीज़ और ख़ास करके छोटे यंग बच्चों में कोइलोनिकिया काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। कोइलोनिकिया की तरह और एक समस्या हो जाती है जिसको हम कहते हैं ल्यूकोनिकिया। ल्यूको यानी इसका शब्द का मतलब होता है सफ़ेद, यानी इन केसेस में मरीजों के जो नाखून जो होते हैं उसके अंदर सफ़ेदी आ जाती है। या तो ये सफ़ेदी के थोड़े थोड़े धब्बे हो सकते हैं या तो ये सफ़ेद लाइन भी हो सकती है। तो ये ल्यूकोनिकिया वाली कंडीशन भी थायराइड के मरीजों को होने के रिस्क थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगेन, कोइलोनिकिया की तरह ल्यूकोनिकिया भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ थायराइड के मरीजों को ही होए, उसके पीछे भी बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं। अगर आपको कोई एलोपेशिया एरियाटा जैसी समस्या है जहाँ पे बालों में गंजापन आता है, सोरियासिस है, एक्जिमा है, या तो आपके नाखून में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, या तो न्यूट्रिशन की कमी है, तो भी ल्यूकोनिकिया वाली कंडीशन हो सकती है। और एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं ओनिकोलाइसिस। अगेन, ये एक मेडिकल वर्ड है, सादी भाषा में बहुत लोग इसको प्लमर्स नेल के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है ओनिकोलाइसिस की समस्या में? देखिए, हमारे जो नाखून जो होते हैं ना, तो ये नाखून के ऊपर का जो हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं इसको कहते हैं नेल प्लेट, और ये नेल प्लेट के नीचे रहता है हमारा नेल बेड, यानी ये थोड़ी नाखून की एनाटॉमी है। तो जो नेल प्लेट है जिसके ऊपर हमारा पूरा नाखून बैठा हुआ है, बहुत सी बार ये नेल प्लेट जो है, नेल प्लेट के स्थायित नीचे वाली जो भी हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमारी उंगलियों के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उससे वो छूट जाते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि नाखून जो है वो अंदर से ही छूटने लगा है,
और नीचे के पार्ट्स जो है वो अलग हो जाते हैं। तो ये ओनिकोलाइसिस वाली समस्या भी थायराइड के मरीजों को काफ़ी कॉमन होती है। सिर्फ थायराइड के मरीजों को ही नहीं, ओनिकोलाइसिस वाली समस्या गर्भवती महिलाओं को भी हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी से मैनिक्योर किया है या तो आपके हाथ के नाखूनों में कुछ मार लग गया, इंजरी हुई है, तो भी ओनिकोलाइसिस वाली समस्या काफ़ी कॉमन हो जाती है। ओनिकोलाइसिस वाली समस्या हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दोनों ही कंडीशन में काफ़ी कॉमन हो जाती है। ये सिर्फ थायराइड की सिचुएशन में होए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन थायराइड के मरीजों को ये समस्या काफ़ी कॉमन हो जाती है। उसी प्रकार अगर आपके नाखून के अंदर डायबिटीज़ है या तो उसके वजह से आने वाले कोई भी जो फंगस के इन्फेक्शन है, तो भी ओनिकोलाइसिस की समस्या काफ़ी कॉमन होती है। और अगर फंगल इन्फेक्शन रहेगा तो आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, और कभी कभार ये ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे वक्त के लिए चल सकता है, कुछ साल भी लग जाते हैं। और फंगल इन्फेक्शन अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो आपकी ओनिकोलाइसिस वाली समस्या हो सकती है, उतनी आसानी से जाए नहीं। और बहुत सी बार ओनिकोलाइसिस होने के साथ साथ में आपके जो नाखून है उसके कलर में भी चेंजेस आ सकते हैं। कभी कभार ये ब्लू से लेके ब्राउन से लेके काला रंग तक भी पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं नेल प्लेट की तरफ। तो देखिए, नेल प्लेट जो है, जो आपको आंखों से दिखती है हमारे नेल के ऊपर, हाइपोथायराइड वाले मरीजों की जो नेल प्लेट जो होती है ना, वो बहुत ही पतली होती जाती है। और हाइपरथायराइडिज्म वाले मरीजों की ये नेल प्लेट पतली तो होती है, साथ ही साथ नाजुक बहुत होती है। तो अगर आप उसको ऐसे टच करेंगे तो आपको बहुत वो पतली है ऐसी आपको महसूस ही डेफिनेटली आएगी। साथ ही साथ अगर आप आपके नाखून को अच्छे से देखेंगे तो थायराइड के मरीजों के नाखून जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खड्डे हो सकते हैं, जिसको हम नेल पिटिंग कहते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मरीजों के नाखून में जो हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी लाइंस आ जाती है, जिसको हम रिजिस कहते हैं। और ये रिजिस होने की वजह से उनके नाखून जो होते हैं बहुत ज़्यादा रफ होते, कड़क होते हैं, ड्राई होते, और बहुत सी बार आसानी से टूट भी जाते हैं। अब बढ़ते हैं एक ऐसी कंडीशन की तरफ जो उतनी कॉमन नहीं है। ये ज़्यादा करके होती है हाइपरथायराइड के मरीजों को, जिनको ग्रेव्स डिजीज़ होता है। देखिए, ग्रेव्स डिजीज़ खुद ही में एक प्रकार का ऑटो इम्यून थायराइड प्रॉब्लम है। और ऐसे ऑटो इम्यून थायराइड प्रॉब्लम जिसको ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं, उसमें एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं थायराइड एक्रोपैथी। जी हाँ, ये एक मेडिकल वर्ड है। थायराइड एक्रोपैथी जब की समस्या होती है, ये कुछ रेयर केसेस में ग्रेव्स डिजीज़ के मरीजों को होती है। तकरीबन 1% लोगों को ये समस्या आ सकती है। और ऐसे मरीजों के जो नाखून जो होते हैं उसमें एक अलग ही प्रकार का चेंजेस पाया जाता है, और ये चेंजेस को हम कहते हैं क्लबिंग। जी हाँ, जहाँ पे उनके नाखून में एक क्लबिंग जैसी समस्या हो जाती है। और क्लबिंग को टेस्ट करना बहुत आसान है। अगर आप आपके दोनों अंगूठे के नाखून को ऐसे जोड़ेंगे तो सादे केसेस में जो हेल्दी नाखून होते हैं वहाँ पे 2 नाखून जोड़ने के बाद में आपको एक डायमंड शेप मिलेगा। जिन भी मरीजों को क्लबिंग होता है वहाँ पे ये डायमंड वाला शेप पाया नहीं जाता है। जैसे कि मैंने बताया, ये क्लबिंग वाली समस्या खास करके हाइपरथायराइड के मरीजों को होती है। हाइपोथायराइड कंडीशन में इतना ज़्यादा ये नहीं पाया जाता। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि क्लबिंग सिर्फ ग्रेव्स डिजीज़ के थायराइड एक्रोपैथी में ही हो, इसके होने के पीछे भी बहुत सारी वजह हो सकती है। तो ये बात पे भी आप खास गौर फरमा सकते। तो ये तो हो गए थायराइड की वजह से आने वाले आपके नाखून में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब इन नाखून के चेंजेस जो आ रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं है, उसको कैसे ठीक करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि क्या आपको थायराइड की समस्या है या नहीं। अब बहुत सी बार ये वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे लोग अपने नाखून पे एग्जामिनेशन करेंगे, जानेंगे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट लग रहा है तो सबसे पहले आप आपकी ब्लड टेस्ट कराइए, ये जानने के लिए कि आपको थायराइड की समस्या है या नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हर एक व्यक्ति को हर एक पॉइंट्स मौजूद हो, किसके बॉडी में 1-2 पॉइंट्स हो सकते हैं।
और जैसे कि मैंने बताया, ज़रूरी नहीं कि ये कंडीशन सिर्फ थायराइड के मरीजों को ही हो, इसके पीछे होने के और भी बहुत सारे रीज़न हैं। इसलिए ये आप देख लीजिए कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या नहीं है। और अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ये बात पे ध्यान दीजिए कि आपका थायराइड सही तरीके से ऑप्टिमम कंट्रोल में है या नहीं है। अगर आपका थायराइड ही कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आपके नाखून में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और वो कंटिन्यू आते रहेंगे और शायद से बढ़ते भी जा सकते हैं। तो इसीलिए थायराइड के हार्मोन की आपकी सही जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसको सही तरीके से कंट्रोल में करना चाहिए। उसके बाद में ये जान लीजिए कि आपके शरीर में कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है, खास करके आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी, अमाइनो एसिड्स की कमी, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर ऐसी सब कमियां रहेगी तो भी आपके नाखून में प्रॉब्लम्स आएंगे। साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन डी भी आपके नाखून की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों पे भी आपको बहुत ज़्यादा गौर फरमाना है और हो सके तो आप आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, उनसे एग्जामिन करवाइए आपके नाखून को। बहुत सी बार नाखून के अंदर फंगस का इन्फेक्शन लगा रहता है और थायराइड के और डायबिटीज़ के मरीज़ दोनों को ये फंगल इन्फेक्शन होने के थोड़े रिस्क बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ लेडीज़ जब ज़्यादा मैनीक्योर कराती है तो ज़्यादा वक्त जब पानी में अपने हाथों को या तो उंगली और पैरों को रखते हैं तो उसके वजह से नाखून के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है और ये जितना ज़्यादा मॉइस्चर होता है उतना ही फंगल इन्फेक्शन को बढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही साथ एक्सेस ऑफ मॉइस्चर की वजह से जो आपका जो नेल का जो बेड है वो छूट जाता है, ओनिकोलाइसिस जैसी समस्या ज़्यादा कॉमन हो जाती है। तो ऐसी भी सिचुएशन पे आप ध्यान दीजिए। बहुत सी बार घर काम करने के लिए लेडीज़ साबुनों का, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स होते जिसके वजह से भी नाखून में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी सेंसिटिविटी है तो वैसे केसेस में आप चाहे तो हाथ में हैंड ग्लव्स पहन के आपका काम कीजिए, वो आपके नाखून को बचाएंगे और आपको ऐसे फंगल और बहुत सारे इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। नीचे कमेंट बॉक्स है, आप आपके पर्सनल निजी सवाल लिख सकते हैं। मैं सबके सवालों को पढ़ते रहती हूँ, जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश भी करती हूँ। अगली बार वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।